बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। नोटिफिकेशन इस पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वो नोटिफिकेशन कर नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ तो उसी खबर से होगा जिसने आजकल पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है। डॉन लीक्स के हवाले से 6 माह पहले हुकूमत और फ़ौज के दरमियान एक इशू जो था बहुत बड़े तरीके से सामने आया और ख़बर जो थी ये छपी कि आप फौरी तौर पर एक्शन लें, नहीं तो इंटरनेशनल आइसोलेशन फेस करें। इसके ऊपर फ़ौज ने ये पोजीशन इख्तियार की कि एक बंद कमरे के इजलास की खबर थी जिसे बाद में हुकूमत ने कहा कि मन घड़त है और इसके ऊपर 3 प्रेस रिलीज़ भी जारी की। तो ये खबर छपी कैसे? उसमें कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया। चौधरी निसार ने कहा कि 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। 3 दिन में रिपोर्ट तो नहीं आई, खैर 6 माह लग गए उसको, रिपोर्ट अभी भी इंतज़ार है। उसके ऊपर इब्तदाई तौर पर परवेज़ रशीद साहब जो थे उनको वजारत से अलहदा कर दिया गया और अब 6 माह के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से फवाद हसन फवाद साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया और हुक्मनामा जो है वो बजाते खुद एक नए तनाज़े की बुनियाद बन गया। थोड़ा सा इस पर बैकग्राउंड आपको देंगे। आज से चंद रोज़ पहले DGISPR जनरल गफूर उनका उस कमेटी के हवाले से जो जस्टिस आमिर की सरबराही में कायम हुई थी एक बयान आया था। काम स्टार्ट हुआ क्योंकि सारे लोग, पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा था, उन्होंने भी उस पर एक बयान दिया। बयान क्या था दिखाई। ऑफ इंक्वायरी जो थी उसमें कोई ऐसी कंसेंसस वाली बात नहीं थी, उसको मुकम्मल करने में शायद इतना टाइम लगा है। कंसेंसस वाली बात कि जी दोनों मिलके कोई ऐसा फैसला कर लें, ऐसा नहीं है। ये बुनियादी तौर पर यह सवाल था कि रिपोर्ट कब आएगी, क्योंकि कहा जाता है कि जनरल बाजवा, ये मैं आपको किसी को कोट नहीं कर रहा लेकिन ख़बर यही है, हमें जिन लोगों से पूछा कहते हैं कि जनरल बाजवा जब मुख्तलिफ़ दरबारों में गए, फ़ौज के दरबारों में, वहाँ पे फ़ौजी अफसरान और जवान सवाल करते हैं कि डॉन लीक बहुत बड़ा इशू बन के सामने आया था, वो कहाँ पर है, क्योंकि फ़ौज ने एक पोजीशन इख्तियार की थी कि जो लोग मुलव्वस होंगे उनको सज़ा देंगे। तो फ़ौज ने उस पोजीशन को इजहार किया है उसका कि वो रिपोर्ट आनी चाहिए। किधर है वो रिपोर्ट? चौधरी निसार ने कहा कि DGISPR जनरल आसिफ गफूर तो उस वक्त इसका हिस्सा ही नहीं थे कमेटी के, इनको क्या पता कि कंसेंसस होना या नहीं होना। इसके ऊपर उन्होंने क्या कहा दिखाइएगा। और इंशाल्लाह ये रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर अगले 2-3 दिनों में वज़ारत दाखिला को पेश कर दी जाएगी। जी, वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट आई, वज़ारत दाखिला ने प्राइम मिनिस्टर हाउस को भेजी और चौधरी निसार का कहना यह था कि इसके बाद इसको हम पब्लिक कर देंगे। पब्लिक नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक हुक्मनामा आया, एक लेटर आया जिसमें यह कहा फवाद हसन फवाद ने कि पैरा 18 जो है प्राइम मिनिस्टर ने, ही इज़ प्लीज टू अप्रूव, और उसके मुताबिक हमने राव तहसीन जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता इस मामले से उसको, और तारिक फातमी जिनकी एक प्रेजेंटेशन थी उस कमेटी की मीटिंग में, लेकिन वो खबर लीक कैसे करने में उनका रोल बन गया मालूम नहीं, उनको वजारत से अलहदा किया, पोर्टफोलियो वो होल्ड करेंगे स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर का, और राव तहसीन को PIO से हटा दिया, जो वो कह रहे हैं कि मैं अदालत में ये हिस्सा चैलेंज करूँगा। अभी तक रिपोर्ट की फाइंडिंग्स जो है वो मेरे साथ शेयर नहीं की गई। इसके ऊपर जैसे ये लेटर आया फवाद हसन फवाद का, क्योंकि फवाद हसन फवाद इब्तदाई तौर पर इनका नाम भी उन लोगों से मंसूब किया जाता था जिनके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, इनसे भी सवाल जवाब होगा कि खबर कैसे लीक की गई। अब जब तक रिपोर्ट ना आए क्या सराई नहीं करता, लेकिन फवाद हसन फवाद का नाम भी उनमें से एक शख्स के तौर पर सामने आया था जिनके ऊपर शुबा जाहिर किया जा रहा था कि शायद उन्होंने कहीं बात कर लिया किसी से या तज़किरा कर लिया। प्राइम मिनिस्टर की साहबजादी मरियम का भी नाम आया, लेकिन मरियम के हवाले से हमें कुछ रोज़ पहले ये सुनने में हुकूमती हलकों से मिला, और बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब ने तो हमारे एक प्रोग्राम में यहाँ बैठ के ये भी कह दिया था कि डॉन लीक का मामला अब ख़त्म ही है, क्योंकि उसके ऊपर बज़ाहिर तासुर ये था कि मरियम वाले मामले के ऊपर एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है कि डायरेक्टली उसको इम्प्लिकेट नहीं किया जा रहा रिपोर्ट के ऊपर, तो इस रिपोर्ट को रोल बैक कर देंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा कर देंगे। लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा हुआ नहीं। जब ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से जैसे ही ख़त आया, उस ख़त के चंद ही मिनट के बाद DGISPR ने एक ट्वीट किया, और DGISPR के ट्वीट के ऊपर एक बात ज़हन में रखिए कि ये प्राइवेट अकाउंट नहीं है, ऑफिशियल अकाउंट है, और जो बात DGISPR कह रहे हैं वो आर्मी चीफ़ के ख्यालात या फ़ौज की रिफ्लेक्शन है, तर्जुमानी कर रही है कि फ़ौज क्या कह रही है। अब इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है जिसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन वो ट्वीट आपके सामने है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये इन लाइन नहीं है जो चीज़ें एग्री की गई थी, और नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड। नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड के ऊपर तो एकदम आग लगी, जो उन्होंने कहा DGISPR को तो हटा देना चाहिए, क्योंकि अपने कमांडर इन चीफ़ का ऑर्डर कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं DGISPR।
ये बज़ाते खुद बहुत बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन शुरू हुई, रिमूव DGI-SPR। ये मज़े की आजकल पाकिस्तान में ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड्स हैं, ये भी एक नई कहानी है, लेकिन बहरहाल इसके पीछे टीम्स काम करती हैं जिससे बहुत से ट्रेंड्स बनते हैं। आर्मी के हक में भी 4 ट्रेंड्स बने और रिमूव DGI-SPR ये भी ट्रेंड बना, जहाँ हमें ये चीज़ें देखने में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे माजी के जो हवाले थे खबरों के और क्लिप्स के, वो भी हमें देखने में मिले। लेकिन ये काम अभी चल रहा है। लाहौर में प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग चेयर की जिसमें इसके फॉलोआउट जो हैं, ये जो लेटर आया उसके रद्द-ए-अमल में ट्वीट आई, उसको डिस्कस भी किया गया। चौधरी निसार ने इसके ऊपर एक बयान दिया, ज़हर कातिल। उन्होंने कहा ट्विटर के ज़रिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाक़तन ट्विटर के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से और दूसरी जगहों से ट्विटर के ज़रिए बयानबाजी हुई। वो ट्विटर के बयान के ऊपर चौधरी निसार ने क्या कहा, वो देखिए। होती हैं किसी तरफ से भी होती हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के सिस्टम, इंसाफ, उसके लिए ज़हर कातिल है। ये वो कह रहे हैं जी ज़हर कातिल हैं, ट्विटर के ज़रिए जो बयानात हैं ये ज़हर कातिल हैं जमहूरियत के लिए। आज उसके बाद एक लाहौर का इजलास था जिसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में भी डिस्कस करेंगे कि हतमी तौर पर तय क्या हुआ उस लाहौर वाले इजलास में। प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग चेयर की थी, डार साहब थे, चौधरी निसार थे, शहबाज साहब थे। क्या फ़ैसले किए इन लोगों ने? कुछ तो डिसीजन लिए होंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने। और उसके ऊपर आज एक लेकिन और स्टेटमेंट है चौधरी निसार का, जिसमें एजेंसीज़ को उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया। उन्होंने वहाँ जाना था, वहाँ में सिक्योरिटी खदशात थे, लेकिन चौधरी साहब ने सुबह पहले एक तहरीरी बयान जारी किया वज़ारत दाखिला ने, उसके बाद कैमरा के ऊपर भी एक बयान दिया, वो भी दिखाइएगा। अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज इस हसास इलाके को महफूज नहीं कर रख सकती तो फिर उनकी कारकर्दगी पे बहुत सारे सवाल उठाए जा सकते हैं। जी, ये चौधरी निसार का बयान है। और उससे पहले ISPR ने एक बयान जनरल कमर बाजवा का, आर्मी चीफ का, जारी किया। जनरल कमर बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल विज़िट किया और लाइन ऑफ कंट्रोल के विज़िट के बाद उन्होंने कहा कि पूरी कौम हमारे साथ है, इसलिए साथ है कि हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान में अमन व सलामती और रिट ऑफ द स्टेट को रिस्टोर करने के लिए, जो अब उन्होंने कहा कि रिस्टोर कर दी गई। ये चीज़ें चल रही हैं जिसको हमने आज प्रोग्राम में डिस्कस करना है। लेकिन उसके साथ एक ख़बर और है जो इग्नोर की नहीं जा सकती। वो ख़बर यह है कि लाहौर शहर के अंदर एक ग्रोह है डॉक्टर्स का, और जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल्स के भी हों। FIA और दीगर लोग, उन्होंने कुछ को पकड़ा है, कुछ की तहकीकात अभी कर रहे हैं। वो कुछ लोगों से विलिंगली और कुछ लोगों से अनविलिंगली, कुछ लोग तो हो सकता है अपनी मर्ज़ी से, गुर्बत के मारे लोग बेचारे रोटी खाने को पैसा नहीं है, उनके हाथों फंस जाते हों और वो 1,30,000 1,50,000 में उनका गुर्दा निकालते हैं। और पार्टियां जो बड़ी, कोई उन्हें मिडल ईस्ट से मिल जाए या कहीं और से मिल जाए, उनको वो भेज देते हैं गुर्दा। और कुछ केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हो रहे हैं जो अभी तक मेरे पास सारी कंफर्म डिटेल्स नहीं है, लेकिन एक आध विक्टिम फैमिली हमारे पास है जिसमें उनके बेटे को पकड़ा गया, गुर्दा निकाला गया, और कैसे मुजरमाना तरीके से निकाला होगा डॉक्टर्स ने। ये कोई आम बंदे नहीं है, डॉक्टर्स हैं, वर्किंग डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं। उससे उस बच्चे की डेथ होगी। वो भी कोशिश करेंगे कि स्टोरी प्रोग्राम के अंदर इन करें। लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं जमील अहमद खान साहब, डिप्टी डायरेक्टर FIA हैं। आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। इसके अलावा जो पोलिटिकल हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब, नईमुल हक साहब और शाजिया मरी साहबा, वो हमारे साथ हैं। सबको मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन पहले जमील साहब आपसे पूछूंगा, जब छापा मारा गया तो कौन से डॉक्टर्स थे जो पकड़े गए और किस हॉस्पिटल से मुंसलिक थे? बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि आपने इस हसास मामले पे मुझे बात करने का मौका दिया। डॉक्टर फवाद मुमताज़ ख़ान जो कि प्लास्टिक सर्जन हैं और जनरल हॉस्पिटल के ऑफ़िसर हैं, और इनकी बेगम भी डॉक्टर हैं जो कि मेयो हॉस्पिटल में ऑफ़िसर हैं। दूसरे डॉक्टर अल्तमश साहब हैं जो कि एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं और वो भी जनरल हॉस्पिटल लाहौर से मुंसलिक हैं। ये 2 लोग मौके से गिरफ़्तार हुए। इनमें 2 अटेंडेंट भी थे जिनमें एक उमर दराज नामी और एक शहजाद नामी था। ये जिस दरिंदगी के साथ और बेहिसी के साथ एक प्राइवेट निजिंग हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रेंटेड घर के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। ये किस जगह पर था ये जहां ये ऑपरेशन करते थे? ये घर नंबर है जी 151 EME हाउसिंग सोसाइटी, मुल्तान रोड, लाहौर। तो वहाँ पे चूँकि इसमें हमें इंफॉर्मेशन थी और हमारे साथ तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने भरपूर तावन किया, और हमने इसमें ये बताइएगा जमील साहब
क्या यही लोग हैं डॉक्टर्स, ये दो जो आपने पकड़े हैं, या इसके अलावा दीगर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? जी, ये एक बहुत बड़ा हीनियस रैकेट है और बहुत सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, प्राइवेट एजेंट्स जो कि अक्रॉस द पंजाब और अक्रॉस द पाकिस्तान और अक्रॉस द कंट्री भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो कि इस आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उन लोगों को मार्क किया हुआ है आपने? जी एग्जैक्टली हमारे इल्म में आ गए हैं। और आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं एक अहम बात पहले गोशगुजार कर दूं कि कुछ विक्टिम ने हमें लवाहिकीन ने रब्ता किया है और मैं आपके प्रोग्राम के इस तवस्सुत से अपील करता हूं कि जो इन फैमिलीज़ के अफराद का गुर्दा इस ग्रोह ने कहीं भी निकाला है वो FIA के किसी भी ऑफिस में रब्ता करें, अपने पर्टिकुलर्स का इंदराज करें। हम खुद उनसे रब्ता करके फैसिलिटेट करके उनकी हम राय लेंगे, मौक़िफ़ सुनेंगे, और ताकि ये इस ग्रोह में मुलव्वस जितने भी मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्वस लोग हैं उनको कैफरे किरदार में पहुंचाने में आसानी हो। तो अच्छा, एक जमील साहब, मेरे पास विक्टिम फैमिली है जिनका बेटा काशिफ जो है, वो कोशिश करूंगा, अभी उनके वालिद लियाकत साहब हैं, वो हमें बताएं उसकी डेथ हो गई। मुझे मालूम नहीं कितने और ऐसे लोग होंगे जिनकी इस वाक़यात के अंदर डेथ होगी। आपके पास इतलात हैं कि कितने अभी तक विक्टिम जो इन लोगों का निशाना बने? जी, हमसे 2-4 फैमिलीज़ ने रब्ता किया है और उन्होंने पिन पॉइंट किया है। ये जो डॉक्टर फवाद मुमताज़ ख़ान है जो कि ख़ुद प्लास्टिक सर्जन है, और बदकिस्मती ये है कि ये ख़ुद ना न्यूरोलॉजिस्ट है, ना यूरोलॉजिस्ट है, ना नेफ्रोलॉजिस्ट है, जिसकी मौजूदगी इंतहाई नागुज़ीर होती है इस तरह के ऑपरेशंस में। ये अकेला ही एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के साथ जो कि YDA का जनरल सेक्रेटरी है, इन दोनों ने ये इलीगल एक्टिविटीज़ की और मौके पे गिरफ्तार हुआ। लोगों ने हमसे रब्ता किया है और वो राब्ते अभी इसलिए थोड़ा उनका डिस्क्लोजर कबल वक्त है ताकि तफ्तीश जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाई जा सके। वो हमारे राब्ते में हैं और वो उन्होंने आइडेंटिफाई भी किए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अहमद खान साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। एक ब्रेक करीब आ गई है, आपने हमें ज्वाइन किया और इस अहम केस के हवाले से अपडेट किया। हम इन कमिंग डेज़ आपसे राब्ते में रहेंगे और इस केस को जैसे जैसे आप फॉलोअप करेंगे आपसे अपडेट भी लेंगे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जाजिया बीबी, आप बताइए, ये एक अजीबोगरीब कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई है जिसमें एक तरफ फ़ौज ने पोजीशन ली है कि डॉन लीक्स के ऊपर जो कमिटमेंट हुकूमत की थी वो इन्होंने निभाई नहीं। बज़ाहिर तासुर हमारा ये है कि कोई आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के माबैन ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग थी जिसको फॉलो नहीं किया गया, और उसके बाद फ़ौज ने कहा कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं ये ऑर्डर। अब कहाँ स्टैंड करता है ये सिविल मिलिट्री सेटअप जो है? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। सबसे पहले अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें तो, क्योंकि आज 1 मई है और आलमी मजदूरों के हवाले से और उनकी तमाम जो कोशिशें और स्ट्रगल है उसको कमेमोरेट करते हैं हम इस रोज़। तो मैं बिलुमूम जो तमाम दुनिया के मज़दूर हैं और बिलखुसूस पाकिस्तान का जो मज़दूर तबका है, हारी तबका है, किसान तबका है, मेहनत कश तबका है, उसको सुर्ख सलाम पेश करना चाहूँगी आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से। और अब आपकी जो बात आपने कही है कि फ़ौज और हुकूमत के हवाले से जो ये मामला है जो कि मज़ीद कॉम्प्लिकेशन का शिकार होता नज़र आ रहा है, हुकूमत की नाअहली कह लें इसको, या हुकूमत का जो रवैया है अपने झूठे वादे करना, झूठे बयानात देना। तो अब इस इशू पर मेरा ख़्याल है कि वो एक अंग्रेज़ी में कहावत है, इनफ इज़ इनफ। अब इनफ इज़ इनफ वाली सिचुएशन पे हम पहुँच गए हैं। और यूं तो इस मुल्क में एक अलमिया रहा है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस माजी बताता है और ये हिस्ट्री में लिखा गया है और ये हकीकत है कि बहुत ख़राब भी रहे हैं, तल्ख भी रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि एक नई एज है, एक नया दौर है, कोशिश ये की जा रही है कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस को बेहतर किया जाए और ज़्यादा इसको ओपन किया जाए, इस पर डिबेट हो। ये कोई ऐसा टैबू नहीं है जिस पर बात नहीं की जा सकती। लेकिन मैं समझती हूँ कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ये ख्वाहिश दिखाती है कि रिलेशंस बेहतर हों, इस पर अमल नहीं करती। और ये एक इशू, एक टेस्ट केस है, टेस्ट केस की तरह ये इशू सामने आया। और जो चीज़ें हुकूमत की जानिब से कही गई वो आपने भी बयान की कि जो माजी बयानात थे जो करीब माजी में दिए गए
वो और रिपोर्ट किस तरह सामने आई, उसमें क्या क्या चीज़ें दर्ज थीं, और फिर किस तरीके से एक वफाकी मिनिस्टर ने कहा कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जबकि पीएम हाउस के ऑर्डर्स आ चुके थे और उन ऑर्डर्स पर अमल दरामद भी हो चुका है। कहां से अचानक ये नाम सामने आए जिनका पहले तस्करा भी नहीं था? इनकी क्या इसमें मतलब कंसर्न थी, या कैसे ये ऑथेंटिक नाम हो गए एकदम यकायक, इसका भी पता नहीं चला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। रिपोर्ट को पब्लिक ना करके हुकूमत और ज़्यादा सस्पिशन क्रिएट कर रही है। फिर मिनिस्टर्स के बयानात अजीबो गरीब आ रहे हैं। राना साहब इसका जवाब ले लें। राना साहब, लाहौर वाली बैठक बड़ी बैठक थी, प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर सियासी फैसले लेने थे। आज आपका भी एक बयान सामने आया कि अगर तो DGISPR की ट्वीट बदनीति के ऊपर मबनी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये फैसला है कि बदनीति पर मबनी है तो कार्रवाई करेंगे? देखिए, ना तो इस किस्म का कोई फ़ैसला जो है वो यहाँ लाहौर में किसी मीटिंग में हुआ है, और ना ही जो मैंने बात की है वो बात इस तरह से थी जिस तरह से आपने बयान फरमाई है। दरअसल मामला ये है कि हर मामले को जो भी जी मैंने ये अर्ज़ किया है कि ये जो ट्वीट है वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो का नतीजा लगती है, क्योंकि ट्वीट में कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन है वो इन लाइन नहीं है, इनकम्प्लीट है, और उसको हम रिजेक्ट करते हैं। जबकि प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो अप्रूवल जारी हुई है वो जो है वो नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन जो है वो कमीशन रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन मुझे यहाँ एक राना साहब मौका दें थोड़ा सा, मैं एक शॉट आपको सुनवाना चाहूँगा, उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड करिएगा। राना साहब का वो शॉट चलाइएगा जी जो हमारे पास है, प्ले करिएगा उसे। वो नोटिफिकेशन नहीं है, वो एक डायरेक्टिव अप्रूवल है जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। ये तो गलतफहमी है, और मैं समझता हूँ कि अगर गलतफहमी जो है ये बोनाफाइडी हो तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए, अगर मेलाफाइडी हो तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब, आप ही का बयान हमने आपको सुनाया जिसने कहा कि अगर तो ये जो ट्वीट थी ये बोनाफाइडी है फिर तो कोई एक्शन नहीं बनता, लेकिन अगर मेलाफाइडी है तो फिर एक्शन होना चाहिए। जी, मेरा बिलीव ये है कि क्योंकि उस ट्वीट में जिसको आपने भी उसकी जो तहरीर है वो पढ़ी है और मैंने भी तमाम चैनल्स के ऊपर पढ़ी है, उसमें ये कहा गया है कि इनकम्प्लीट है, इन लाइन नहीं है, और जो नोटिफिकेशन है, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो डायरेक्टिव जारी हुआ है वो अप्रूवल है, वो नोटिफिकेशन है ही नहीं। अगर नोटिफिकेशन जब भी जारी मैं तो सर आपके जवाब की वजाहत चाह रहा हूँ। आपने कहा अगर मेलाफाइडी है तो एक्शन होना चाहिए। मेरा सवाल है कि क्या एक्शन लेंगे? मैं समझता हूँ कि ये नोटिफिकेशन जिसको उन्होंने रिजेक्ट किया है, दिस वाज नॉट नोटिफिकेशन, ये गलतफहमी है। उसकी वजह यह है कि जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है 1959, उसके तहत किसी भी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट उस वक्त तक एक लीगल जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं बनती जब तक उसकी गवर्नमेंट अप्रूवल ना दे। जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को पेश होती है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको नोटिफाई करे, अगर गवर्नमेंट ना चाहे तो उसको जो है वो नोटिफाई ना करे, पब्लिक ना करे। ये बाकायदा लॉ है। अब ये रिपोर्ट जब पेश हुई है, फिर आप कह रहे हैं कि ये जो दूसरा हिस्सा है उसको आपका पहला जो बयान है, सुन लें आपके बयान के फिर दूसरे हिस्से को आप गलत समझा जाए कि वो जी सुन लें। और बात ये है कि अगर जो है ये यानी जब रिपोर्ट पेश हुई है प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसकी जो रिकमेंडेशन है, जो पैरा 18 है, उसकी अप्रूवल दी है, और उसके साथ जो 3 डिवीज़न और हैं डिपार्टमेंट्स, उनको जो है वो डायरेक्शन दी हैं। अब उन रिकमेंडेशंस के मुताबिक जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगी, वो इन लाइन भी होगा, कंप्लीट भी होगा। ये नोटिफिकेशन जो है वो नहीं था। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि इसको नोटिफिकेशन समझा गया है, और बाकी काम जो है वो मीडिया पे जो दोस्त आपकी तरह बैठे हैं
उन्होंने कोई जो है वो उसको इस तरह से उठाया है और इस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है कि वो सब आपने दूसरे हिस्से का जवाब अभी तक नहीं दिया। अगर मेलाफाइडी है लेकिन ये हल तो होना नहीं है। अगर मेलाफाइडी है अगर ये बात ये है कि अगर तो ये नोटिफिकेशन है और उस नोटिफिकेशन को अगर तो ये नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में जारी होता है और उस नोटिफिकेशन को रिजेक्ट किया जाता है तो वो तो और बात है, लेकिन ये नोटिफिकेशन है ही नहीं। अब नोटिफिकेशन जारी होने से पहले अगर इसको रिजेक्ट किया जा अपने सकता बयान की वजाहत है, मांग रहा हूं, मुझे आप अपने बयान की वजाहत देने पे तैयार नहीं है। आपने कहा अगर मेलाफाइडी है तो एक्शन होना चाहिए। मैं तो जानना चाहता हूं कि अगर मेलाफाइडी है तो फिर क्या एक्शन, क्या फैसला हुआ? जी, अगर ये नोटिफिकेशन था और उस नोटिफिकेशन को रिजेक्ट किया गया है तो बिल्कुल फिर जो है वो उसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन ये नोटिफिकेशन नहीं था। इट वाज नॉट नोटिफिकेशन। क्या बात होनी इसको चाहिए? नोटिफिकेशन जो है वो आप जैसे दोस्तों ने फिर जो है वो उसको बना दिया। दरअसल मेरे जैसे दोस्तों का तो रोल ही कोई नहीं है। ये तो बड़े इक़्तिदार के लोगों की बातें, हम तो रिपोर्ट करने वाले मजदूर लोग हैं। आज हमारा दिन है काम करने बैठे हुए, लेकिन आपने बयान दिया है, अब आप उस बयान की वजाहत नहीं कर रहे। आपने कहा कि या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, बोनाफाइडी है, तो फिर तो ठीक है। अगर ये मेलाफाइडी है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं पूछ रहा हूँ कार्रवाई क्या होगी वो आप नहीं बता रहे। तो देखिए बात ये है कि अगर मेलाफ होगा तो फिर होगी ना। ये आप अगर आप इसको मेलाफाइडी साबित करते हैं या इस बात के ऊपर कुछ लोग तुले हुए हैं कि इसको मेलाफाइडी साबित करें, नहीं, मैंने तो बात ये है कि ये तो आप जो कल से जो शुरू हैं तो अगर आप मेलाफाइडी साबित कर देंगे तो फिर उसके ऊपर जो है वो फिर कोई ना कोई बात आगे चलेगी। लेकिन ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से नहीं। मुलाक साहब आप फरमाइएगा, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का ऑर्डर और वहाँ से पिंडी से रिजेक्शन। नदीम, मैं समझता हूँ कि असली मसला जो है वो नोटिफिकेशन या फ़वाद हसन फ़ाद के ख़त का या ISPR के ट्वीट का नहीं है। असली मसला ये है कि इस रिपोर्ट को, इस कमीशन की रिपोर्ट को क्यों दबाया जा रहा है। हमारा मुतालबा है और हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने, पूरे मुल्क के सामने लाया जाए ताकि ये पता चल सके कि पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़ होने वाली, इसलिए दबाया जा रहा है कि हामिद मीर ने आज लिखा है जंग में कि नवाज़ शरीफ साहब को पता है कि किसने ये लीक किया था। ये हामिद मीर साहब लिख रहे हैं आज के जंग में, और वो इसको छुपा रहे हैं और उन्होंने 3 लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। ये इसी तरह है जैसे कि औराना साहब तशरीफ़ रखते हैं कि जैसा कि मॉडल टाउन की रिपोर्ट को दबा दिया गया या इस रिपोर्ट को दबा दिया गया या पनामा की हकीकत को दबाया जा रहा है 1 साल से, उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये ख़ुद उसमें मुलव्वस हैं या इनके करीबी अजीज़ या इनके करीबी जो लोग इनके साथ काम करते हैं वो मुलव्वस हैं। परवेज़ रशीद को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। कौन मुलव्वस था डॉन लीक्स वाले मामले में? खबर किसने लीक की थी? क्योंकि ये जो इजलास था ये प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, DJI और तारिक फातमी और सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, ये 5-6 लोग थे। इसमें राउत सिंह वगैरह तो भी नहीं फटक सकते। नहीं, मैं ये देखें, जब मैंने शुरू में बात की थी तो मरियम नवाज साहिबा ने मुझे एक 10 अरब रुपए का लीगल नोटिस दिया हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कमीशन ने नवाज शरीफ साहब का बयान रिकॉर्ड किया? क्या कमीशन ने क्या मैंने कहा था कि ये जो लीक हुई है इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मरियम साहिबा जो हैं वो मीडिया की इंचार्ज हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, उनका 10 अरब रुपए का लीगल नोटिस मेरे पास आया हुआ है कि रिपोर्ट में क्या नवाज शरीफ साहब से पूछगछ की गई, उनका बयान लिया गया, क्या मरियम साहबा से पूछगछ की गई, उनका बयान लिया गया, क्या फ़वाद हसन फ़ाद से पूछगछ की गई, उनका बयान लिया गया। अगर ये रिपोर्ट आवाम के सामने नहीं आई तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तो फिर तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई नवाज शरीफ साहब खुद, जैसा कि आज हामिद मीर ने जंग अखबार में लिखा है, उनको इल्म था कि किसने लीक किए और वो अपने ओहदे, अपने हल्फ से खिलाफ वर्जी करते हुए एक नेशनल सिक्योरिटी के मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें उनके करीबी साथी मुलव्वस हैं। भाई हकीकत आनी चाहिए सामने। नवाज शरीफ साहब, हकीकत क्यों नहीं आ रही? आपने नईमुल हक साहब का बयान सुना? नईमुल हक साहब तो बराह रास्त वो हुक्मरान खानदान के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। आप क्या कहेंगी कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए?
तदीम साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये बात तो बड़ी क्लियर है कि ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, और हमने भी ये डिमांड किया है। क्योंकि हुकूमत ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर रही है, और अब राणा साहब इसे नोटिफिकेशन कहें, ऑर्डर कहें, कुछ भी कहें, देखिए इस बहस में पढ़ना कि उस जो पर्चा बाहर लीक हुआ है डॉन लीक्स के हवाले से, जो रिपोर्ट का पर्चा है वो जो लीक हुआ है, अब वो नोटिफिकेशन है या वो ऑर्डर है, इस बहस में ना पढ़ा जाए। ये वाजे हुआ है कि उसमें चंद लोगों पर एक्शन लेने की बात की गई है और APNS को रुजू करने की भी बात की गई है, ताकि एडिटर और जो रिपोर्टर हैं उन पर भी कोई एक्शन लिया जाए। देखिए बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हैं उस ऑर्डर या नोटिफिकेशन के आने के बाद भी। ये भी आप कह सकते हैं कि अगर ISPR का ट्वीट जिस पर आप एतराज़ कर रहे हैं तो आपके एक्शन के रिएक्शन में आया ना, अब आपके और जो मेंबरान उस कमेटी में थे उनके दरमियान क्या बातें हुई, मीटिंग में क्या हुआ, इंक्वायरी बोर्ड की क्या रिपोर्ट थी, जब तक हमें पता नहीं हम उस पर क्या कमेंट करें। हम तो ये कमेंट करेंगे जब हमें ट्वीट देखेंगे। आप DGISPR के बयान को सपोर्ट कर रही हैं, वहां से पिंडी से जो ट्वीट किया गया आप उसको सपोर्ट कर रही हैं। आपकी बात से ये तासुर मिला है कि मुझे आप जनरल आसिफ गफूर के ट्वीट को सपोर्ट कर रही हैं, जिसका रिएक्शन हमने देखा। मैंने कहा कि एक एक्शन आया, उसका रिएक्शन हमने देखा। हुकूमत ने अपनी परफॉर्मेंस, अपने एक्शंस के जरिए ये तमाम कंफ्यूजन बढ़ाई है। खत्म हम समझ रहे थे कि रिपोर्ट के आने के बाद हो जाएगी, लेकिन अब यूं लग रहा है कि हुकूमत समझती हैं, या तो खुद कंफ्यूज्ड है या वो लोगों को कंफ्यूज करना चाह रही है। और वाक़ितन नईमुल हक साहब की बात का मैं सहारा लूंगी कि वो शायद कोई ऐसे नाम छुपाना चाह रही है जो कि वो अब क्यों मजबूर है वो नाम आगे, क्योंकि देखिए तारिक फातमी साहब का तो नाम कभी था ही नहीं पहले। आपको याद आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आप जनरल आसिफ के बयान को सपोर्ट कर रही हैं, उनके रिएक्शन को सपोर्ट कर रही हैं, दुरुस्त था? देखिए मैं तो इस वक्त बुनियादी तौर पे हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही हूँ, और एक रिएक्शन आया है एक ट्वीट का, और ज़हर कातिल कहा जा रहा है ट्वीट्स को, या इस ट्वीट को कहा है ज़हर कातिल, मैं नहीं जानती। लेकिन अगर हुकूमत अपना काम सही करेगी तो कोई इस तरह की बात ट्विटर पे भी नहीं डालेगा ना जी। आपकी बात को भी मैं समझती हूँ कि एक बड़ी ज़रूरी आपने बात की है कि बगैर किसी अथॉरिटी की सपोर्ट के या इजाज़त के तो ट्वीट सामने नहीं आया होगा ना जी, उसके पीछे भी कोई बैक है, कोई सपोर्ट है। तो हुकूमत जो है वो बजाय इसके कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस की कंफ्यूजन को ख़त्म करे, बतदरीज इस कंफ्यूजन को हुकूमत अपनी नाअहली के जरिए बढ़ाती चली जा रही है, और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। ब्रेक से वापस सनाउल्लाह साहब से पूछते हैं। राना साहब आपकी तरफ ये सवाल लेकर आ रहा हूँ। लाहौर राइविंड इजलास के बाद मरियम नवाज ने एक ट्वीट की कि जिन लोगों से मंसूब किया जा रहा है ये बयान कि प्राइम मिनिस्टर ने उनको टास्क दे दिया मामला तय करने के हवाले से, वो दुरुस्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने किसी को कोई टास्क नहीं दिया। तो प्राइम मिनिस्टर ने जिम्मेदारी लगाई शहबाज शरीफ या चौधरी निसार की कि मामला तय करें, या नहीं लगाई कि ठीक है सजा देनी है, कोई मामला तय नहीं करने? क्या हुआ? मेरा ख्याल है कि आपको इस ट्वीट के ऊपर जो है पूरी तरह से जो है वो यकीन करना चाहिए। जब ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने इस किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं लगाई, तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ये काफ़ी है, और इसमें कोई मलिक साहब ज़िम्मेदारी लगाने वाली बात भी नहीं है। मामला ये है कि ये जो अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जारी हुई है, इसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और जो ही वो रिकमेंडेशन जो हैं, जो पैरा 18 है जिसकी इस जो है वो इसमें अप्रूवल दी गई है, जब वो नोटिफाई होगा इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, तो मेरा ख्याल वो कंप्लीट भी होगा, इन लाइन भी होगा, उसमें सारी चीज़ें जो है वो मौजूद होंगी, और उसमें तमाम जो क्वेश्चंस हैं। तो राना साहब फिर जो बात हमें समझ आती है मरियम की ट्वीट के बाद और आपकी इस वजाहत के बाद कि प्राइम मिनिस्टर ने ये इन प्रिंसिपल पोजीशन इख्तियार कर ली है कि वो बाख्तियार हैं, वो कमांडर इन चीफ हैं, वो ऑर्डर जारी कर सकते हैं, तो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, किसी को वो मैसेंजर बना के नहीं भेज रहे पिंडी, ये बात फाइनल है? नहीं, ये बात वैसे है तो फाइनल, इस तरह से आप इसको फाइनल फ्रेज कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इस तरह से तो शायद ये मुनासिब नहीं है। आप रिफ्रेज कर दें, आप रिफ्रेज कर दें। बाख्तियार हैं इसमें प्राइम मिनिस्टर के बाख्तियार होने में कहने वाली, मेरे या आपके कहने वाली कौन सी बात है?
प्राइम मिनिस्टर बाइख्तियार हैं, इस मुल्क का आइन कहता है, इस मुल्क का कानून कहता है, और उन्होंने बाइख्तियार होते हुए ही अंडर जो इंक्वायरी कमीशन है इस रिपोर्ट को अप्रूव किया है। अब अप्रूवल के बाद जो है तो किसी मैसेंजर को नहीं भेजा जा रहा, इसकी जो सिफारिशात हैं उनको नोटिफाई करेगी। नहीं, मैसेंजर को कहाँ पे भेजना था? अब जो कल की जो कहानियाँ बनाई जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये बस खुद ही कहानियाँ बनाए जाते हैं लोग, और खुद ही जो है वो खुश होते जाते हैं। वो बता हमें रहे हैं कि जी आप बड़े परेशान हैं, हालांकि उनकी परेशानी जो है वो देखी नहीं जाती। यानी खुद ही हमारे परेशान होने पे लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। इसकी मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इसमें कौन सी जो है वो परेशानी वाली बात है। इसमें मलिक साहब, इस वक्त जो सिविल मिलिट्री रिलेशन है और ख़ास तौर पे रद्दुल फसाद जो ऑपरेशन है उसमें जो फोकस है, जो डेडिकेशन और कमिटमेंट ऑफ पर्पस है, मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस कर रहा हूँ कि इससे पहले, ये नहीं कहता कि पहले नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन जो इस वक्त है जो है वो इसकी मिसाल जो है वो इससे पहले नहीं मिलती। इस वक्त यानी जो है ये बताइए नईमुल हक साहब, इस हद तक जो है वो बातें ट्वीट से हो रही हैं, लेकिन राना साहब कहते हैं कि इस वक्त जो आपस में पाई जाती है एक सेम पेज वाली कैफियत या एक इंटरेक्शन रद्दुल फसाद वाले मामले में वो कभी पहले नहीं थी। नईमुल हक साहब, ISPR की जो ट्वीट है ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक वज़ीर-ए-आज़म के मुँह पर पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से सबसे बड़ा थप्पड़ है, और मैं समझता हूँ कि इसकी संगीनी का अंदाज़ा तो आपको इसे अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए नईमुल हक साहब? होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब एक नेशनल सिक्योरिटी के मामले को वज़ीर आज़म छुपाने की कोशिश करें, ये अफवाज पाकिस्तान के ऊपर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो कि ना कौमी मफाद में है, ना अफवाज के मफाद में है, ना स्टेट के मफाद में है। मैं समझता हूँ कि नईमुल हक साहब ने जो ये लफ्ज़ कहे हैं ये अफवाज पाकिस्तान की तौहीन है। अफवाज पाकिस्तान जो है वो इस मुल्क के आइन और इस मुल्क के कानून के ताबे हैं। ये वो इल्ज़ाम है जो पूरी दुनिया में मुल्क पाकिस्तान दुश्मन लोग जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं फौज के ऊपर, जो आप ये फरमा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप जो फरमा रहे हैं अपने अफवाज पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म सिविल हुकूमत के मुंह पे थप्पड़ मारा है, क्यों छुपा रहे हैं? ये वो बात है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो हमारी अफवाज के मुताबिक खिलाफ एक साजिश। ये अफवाज पाकिस्तान मुझे बात करने दें, शाजिया बीबी आप इस पे कमेंट कर दीजिए। मुझे करने दें, आप मुझे बात करने दें ना, मेरी बारी है, मुझे बात करने दें। देखें ये नहीं ये नवाज, एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड, हाँ बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी का एक अहम मामला जिसमें पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ एक प्राइम मिनिस्टर हाउस से साजिश की गई थी उसको दबाकर पाकिस्तान के आइन के और अपने हल्फ के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। जी शाजिया। जी शाजिया बीबी। जी नदीम साहब, देखिए अगर आप शुरू से देखें तो पहले हुकूमत ने कहा कि ये बेसलेस और फैब्रिकेटेड है पूरी जो खबर है डॉन लीक्स के हवाले से, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये प्लांटेड है, और उसके बाद उन्होंने उसे जोड़ा नेशनल सिक्योरिटी से। तो हुकूमत खुद समझ नहीं पा रही थी कि किस तरीके से इसे हैंडल करे। जहाँ तक सवाल पैदा होता है किसी का भी ये इल्ज़ाम लगाने का या डिफरेंसेस पैदा करने का, तो मैं नहीं समझती कि किसी को ज़रूरत है हुकूमत और फौज के दरमियान डिफरेंसेस पैदा करने की या उसके ऊपर बात करने की, क्योंकि हुकूमत, जैसे मैंने पहले कहा, उनके एक्शन से रिएक्शन एक ट्वीट की शक्ल में आया। आइडियली बिल्कुल वो ट्वीट नहीं आती अगर, या नहीं आनी चाहिए थी अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को निभाती, पूरा करती। कमांडर इन चीफ अगर कमांडर इन चीफ की तरह बिहेव करे तो मेरा ख्याल है सबॉर्डिनेट्स भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे, तो ये ताली दो हाथ से बचती है। और मैं फिर हुकूमत शाजिया मरी साहब, नईमुल हक साहब, राना सनाउल्लाह साहब का वक्त खत्म हो गया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आज आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।